आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेजेंट सिचुएशन में जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, इंडिपेंडेंट आवाज़ें बहुत कम हैं, तो आप हमारा साथ दें। राजा साहब, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो तोशाखाना 2 केस में अपीलों का लगना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, क्या कोई कोताही है? अदालतें इमरान खान के केसेस को 10 तारीख तक लेकर चली गई हैं और क्या कोई रिलीफ मिलेगा? इसकी एक मुकम्मल जो सूरत हाल है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, जो रिपोर्ट तलब की गई है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के हवाले से, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, नैब तरमीम एक बिल मंजूर किया गया, तरमीमी बिल, इसका इमरान खान के केसेस पे क्या असर पड़ेगा? और फिर ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हम बताएंगे। और फिर हुकूमत पंजाब का लग्जरी जहाज़ और इस पर कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन राय साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मेरा ख्याल है कि इस पर तफसील से हमें बात करनी चाहिए कि खान साहब के जो केसेस थे वो उस तरह से पाकिस्तान की अदालतों ने कभी लगाए नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब खान साहब के केसेस को की सुनवाई करते थे, या फिर इसके बाद आमिर फ़ारूक साहब इवन के जिस बेंच में बैठे हुए थे, तो इमरान खान के केसेस में कहीं ना कोई डेवलपमेंट ज़रूर हुआ करती थी। लेकिन एकदम से तरमीम हुई, फिर अदालतों के अंदर एक तरह से रजीम चेंज हो गई और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रजीम चेंज हो गई, तो उसके बाद खान साहब के केसेस टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर डील किया जा रहा है। आप देखेंगे जो जजेस वही कर सकते हैं ना, जिनको लाया गया हो, लाकर लगाया गया हो, बिठाया गया हो, मनाया गया हो, और वो अब काम ये कर रहे हैं। आपको राय साहब क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा, वकला की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या ताख़ीर कर दी, देर कर दी? क्योंकि अगर आप देखें ना, एक दरख्वास्त है अल-शिफा हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त, इसमें क्या कोताही हुई ये पहले मैं सुनने वालों के साथ शेयर कर दूं। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करें, फैमिली की रसाई दें, ज़ाती मौलजीन का एक्सेस हो, 3 माह के तमाम रिपोर्ट्स दी जाएं। ये एक दरख्वास्त जो है वो लेकर आज फैमिली थी वो अदालत चली गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि तिब्बी मुआयने और इलाज के दौरान रसाई दी जाए, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक फ़ौरी और बर वक्त मालूमात फ़राहम की जाएँ। डॉक्टर खुरम हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, समीना न्याजी, इनको तिब्बी बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए। ब्लड टेस्ट दोबारा से करवाए जाए, यानी जितने भी लकूनास थे प्रैक्टिकली मौजूद, इनको रिमूव करके और जो तरीक़ाकार है वो किया जा रहा है। सब एक तो ये इमरान खान का इलाज, और ये रिपोर्ट कभी भी इनके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि 3 माह के अंदर इन्होंने जो कुछ किया, बल्कि 4 माह में जो कुछ किया वो तो सारा निकल आएगा। और नून लीग में मेरी एक लंदन में दोस्त से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप सुनाएं, क्यों मुलाकातें नहीं करवाते और क्या वजह है रिपोर्टें? अब आपको, हमने तो आपके नवाज शरीफ साहब लंदन की जितनी सड़कों पे फिरते रहे, एक सड़क को हमने रिपोर्ट किया, तो इमरान खान के मामले में आपको क्या मसला क्या है और कौन सी बीमारी इस वक्त जो है वो आप लोगों को सामना जिसका करना पड़ रहा है? तो उन्होंने कहा जी कि अगर हमने मुलाकात करवाने दी तो ये पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ जो है ये बयानियाँ बनाएगी। मैं कहा आप लोगों ने तो पूरा बयानिया क्या डील कर ली इसके ऊपर। तो उनका ये ख्याल है कि बयानिया बनाया जाएगा, इसलिए हम मुलाकातें नहीं करवाना चाहते और ना ही हम रिपोर्ट्स का एक्सेस देंगे। राज साहब, नवाज शरीफ के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स एक्सेस, डॉक्टर अदनान, जो एयरलिफ्ट किया जाएगा, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो रहे, ये सब हमने कहानियां सुनी, लेकिन इमरान खान को एक्सेस नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है कि नून लीग यहाँ पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस के मुर्तकिब हुई है? और जो मैंने आपसे पिछला सवाल किया था राय साहब, तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं उन्होंने क्या देर कर दी ये सब कुछ करते करते? देखिए हाशमी साहब, पहले तो जो आपने पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान साहब को उनकी रिहाई के मामले पर, इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म करवाने के मामले पर, या इमरान खान साहब को बर वक्त ट्रीटमेंट दिलवाने पर, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलवाने पर क्या इमरान खान साहब के वकला ने देर कर दी? तो इसके लिए हमें 3 अवामिल का जायज़ा लेना पड़ेगा।
नंबर एक ये कि क्या ये इमरान खान साहब के वकील थे जिनकी वजह से जस्टिस फायज़ ईसा ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया? क्या ये पीटीआई के या इमरान खान साहब के वकील थे जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती दिखाते हुए ये मौका भी फराहम नहीं किया कि पीटीआई बाज़ाब्ता एक अपील के अमल में जा सके और फौरी तौर के ऊपर पीटीआई से जो इंतखाबी निशान छीना गया था इस पर अमल दरामद करवाया और बाद में बदनीयती पर मबनी इकदाम किए? क्या ये पीटीआई के वकला का कसूर था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर लिया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको जस्टिस कियानी जिस तरह के दलेराना फ़ैसले करते हुए नज़र आते थे और जिस तरह के उनके दलेराना फ़ैसले बोलते थे, अब क्या आपको उसी तरह के फ़ैसले तो छोड़ दें, क्या उसी तरह के रिमार्क्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं? क्या जो पीटीआई के या इमरान खान साहब के वकला हैं इन्होंने जस्टिस जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफ करवाया, उनको हटवाया? जी आप जी, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको ना रोकना पता क्यों चाह रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी नुक्ता है, ये सुन लें प्लीज़। आज ना जो वकला की जो नाहिली सामने आई है ना, वो मैं आपको बता दूं। फिर ये आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने करवाया गया, ये बिल्कुल जुल्म हुआ। इमरान खान और बुशरा बीबी को 20 दिसंबर 2025 को सजा हुई राय साहब। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर हो गई। इमरान खान के मुकदमात पिछले कई माह से लग नहीं रहे थे और वकला ने शायद ये समझा होगा कि जनाब ये तारीख नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमें उसी एक पैटर्न के मुताबिक, और उसे फॉलोअप नहीं किया। राय साहब कोई फॉलोअप नहीं था। रजिस्ट्रार ऑफिस गए, उन्होंने कहा जी कि आपकी तो दरखास्तें टाइम बार हो गई। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी 7 दिन के अंदर आपने इसमें एतराज़ात दूर करने थे। अब 1.5 माह के बाद यानी फरवरी 2026 में सजा मौतली की दरखास्तें दायर की गई तो वकला को बताया गया कि आपकी अपीलों पर एतराज़ात हैं। इन्होंने पूछा क्या एतराज़ात है, उन्होंने कहा टाइम बार है, और फिर यानी अपील दायर करने की म्याद ही खत्म होगी और अब सजा मौतली दरखास्तें आपकी कैसे इंटरटेन कर सकते हैं? गो के इसमें ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन राय साहब रोजाना की बिना पे फॉलोअप तो जी, मैं आ रहा हूँ आपके नुक्ते की तरफ, मैं उसको जुटला नहीं रहा लेकिन उसकी तरफ आ रहा हूँ। आगे थोड़ा सा चलें तो जस्टिस बाबर सत्तार, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कू करके जो चीफ जस्टिस लाए गए, ये कोई पीटीआई के वकला का कसूर तो नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्या ये इमरान खान साहब के वकला की वजह से हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह को इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्या ये इमरान खान साहब के वकला की वजह से हुआ? जस्टिस फायज़ ईसा ने जो बदनीयती दिखाई, क्या ये इमरान खान साहब के वकला की वजह से हुआ? और इस वक्त जो पाकिस्तान के लोअर कोर्ट्स जो कहीं और से ऑर्डर लेते हैं, क्या ये सब कुछ इमरान खान साहब की वजह से? और जो 200 से ज़ायद मुकदमात खान साहब पर कायम किए गए हैं, क्या ये इमरान खान साहब के वकला की नाअहली की वजह से कायम किए गए हैं? अब आ जाएं जो आपने नुक्ता उठाया। देखें, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, आपने कहा कि फॉलोअप नहीं हुआ और भी मैंने देखे हैं, इस तरह की बात की गई है कि एक टेक्निकल नुक्ता। जी, अलीमा खान की देख लें, अलीमा खान ने भी तो कहा ना कि ये सेनेटर जो बने फिरते हैं खान के केस लेकिन वो उनकी नाअहली अपनी जगह, लेकिन इसके अंदर अहम तरीन नुक्ता ये है कि आपको इससे पहले जो आपने SOPs फॉलो किए, आपने डेडलाइंस फॉलो की, आपने फॉलो अप्स किए, आप सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स लेके गए, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स लेके गए, तो क्या उनके कोई मेरिट पर फैसले आए हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस लटका के रखे? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अभी हाल ही में ये फरमाया कि इमरान खान साहब को जो ट्रीटमेंट का हमने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था, ये तो हुकूमत की स्वाबदीद है? क्या उनके सामने मियां नवाज शरीफ की मिसाल नहीं थी? तो ये फॉलोअप में कोताही हो सकती है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, जिसकी जानिब अलीमा खान साहिबा ने इशारा किया, लेकिन फैसले वही आने थे जो कि लिखे लिखाए थे। इस मौजूदा जुडिशरी की कोई जुर्रत नहीं है, कोई मजाल नहीं है कि ये जो लिखे लिखाए फैसले आते हैं उनसे हट के कोई फैसले कर सकें। अब ये एक इंटरनल एहतसाब का जो निज़ाम किसी भी पार्टी का होता है, उस एहतसाब के निज़ाम के तहत तो ये कहा जा सकता है कि चलें वकला दें
कहीं पे कोताही दिखाई, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब जिन मुश्किलात से दो चार हैं, जिन मसाइब से दो चार हैं, जिनको अपने वकलात से मिलने नहीं दिया जाता, ये एक तरह से आप कह लें कि ये जाली फार्म 47 के जो हामी सहाफ़ी हैं वो उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ट्विटर पर और बाकी जगहों पे कि ये तो इमरान खान साहब की जो सारी मुश्किलात हैं इसकी वजह जो है ये तहरीक इंसाफ के वकला हैं कि जैसे इलेक्शन भी जो 2024 का इलेक्शन था वो भी उन्होंने लूटा हो। तो बहरहाल अब जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के केसेस अगर फिक्स हो जाएं और मेरिट पर फैसला हो जाए, मेरिट के ऊपर अभी तक तो फैसला नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1000 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में। तो इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खान साहब की ईद से पहले रिहाई भी हो सकती है, जैसा कि हमारे व्यूअर्स हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब के वकला का कहना है। लेकिन अगेन क्या नहीं, वो वकला का नहीं है, वो सिर्फ एक ही वकील का कहना है। वो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनका कहना है जी कि मैं ईद जो है वो उनको बनी गाला में गालबन सलमान सफदर साहब का भी ये कहना है और शायद उनका भी ये कहना है कि अगर ये केसेस फिक्स हो जाएं और ये सुन लिए जाएं तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि क्या ये अदालतें कोई मेरिट के ऊपर फैसला कर सकती हैं? क्या ये अदालतें लिखे लिखाए अहकामात को नज़रअंदाज करके इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला कर सकती हैं? तो इसके लिए आप रजीम चेंज ऑपरेशन अप्रैल 2022 से लेके अब जो मार्च 2026 है, इन 4 साल में होने वाले फ़ैसले, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कू किया गया और जस्टिस फाइज ईसा और फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो कू किया गया है, उसके बाद से जो फ़ैसले हुए हैं वो हमारे सामने हैं। तो इनकी कोई इस जुडिशरी में अखलाकी जुर्रत और पेशावराना जुर्रत नहीं है कि ये कोई मेरिट के ऊपर फैसले कर सके। 1000 दिन जो है, 1000 दिन यानी ऑलमोस्ट 3 साल जो है, ये इमरान खान साहब इन जाली केसेस को भुगत रहे हैं, जिनके जाली होने के मुतल्लिक आलमी तंजीमें कह रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कह रहे हैं, आलमी मीडिया कह रहा है, लेकिन हमारी ये जो जुडिशरी है ये टस से मस्त नहीं हो रही। आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पर ना एक एडिशन ये भी कर दूँ राय साहब, जहाँ पे ये टेक्निकल बातें वो जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन एक राय साहब इसका ना एक जवाब भी आया, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा कि हम उन लोगों को जिनके ऊपर तनकीद करें उनका हम जवाब भी शामिल ना करें प्रोग्राम में। खालिद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि तोशाखाना 2 केस में 21 दिसंबर 2025 को सज़ा सुनाए जाने के ख़िलाफ़ हमने अंदर म्याद के रहते हुए, यानी 30 दिन जो म्याद थी उसमें हमने अपील दायर कर दी और सज़ा के 7 दिन बाद दायर कर दी थी, जिसके फॉलोअप के लिए मैं 5 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, जिसमें बताया गया कि अपील पर कोई इतराज़ नहीं, बेंच दस्तियाब होते ही मुकर्रर कर दिया जाएगा। मगर अब रंग बिरंगे इतराज़ात आयद किए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि मुकदमात को मुकर्रर ना करने का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वकालतनामे अडयाला जेल भिजवाए गए। अच्छा, मैं से एक बात बताऊँ, अलीमा खान की ना गुफ्तगू 2 दफ़ा बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। उन्होंने कहा जी कि ये तो एक तो वकला के बारे में कहा था ना कि जो सेनेटर बने बैठे हैं क्यों इमरान खान का केस नहीं लड़ते, और फिर लतीफ़ खोसा अदालत चले गए। राज साहब इसके साथ ना एक और भी, इससे पहले भी उन्होंने कहा जी कि 25 दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग है, लेकिन फॉलोअप कोई नहीं है। और वो इनडायरेक्ट जो है मीडिया से बात कर, नाम लिए बगैर जो है बात कर रही थी, वो तनकीद नहीं दोस्तों पे हो रही थी जो केसेस लड़ रहे हैं। खैर, अब ये मामला अपनी जगह, लेकिन आज सब एक और काम हुआ ये कि नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया और ये इमरान खान से जुड़ा हुआ है। तफसीलात ये हैं जी कि एक तो चेयरमैन नैब आला अफसरान की मुद्दत मुलाज़म में तोसी हो सकेगी। अगले चेयरमैन नैब की तकर्री तक पिछले चेयरमैन साहब जो है वो काम जारी रखेंगे। नैब की करप्शन मुकदमा में पैमाना कम कर दिया गया। अब 50 करोड़ रुपए की बजाय 30 करोड़ रुपए की लागत मेगा करप्शन केसेस डील कर सकेगा। नैब केसेस में फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील का हक दे दिया गया। हाई कोर्ट में अपील का हक महदूद, जबकि प्रोसीजरल गलतियों पर दूसरी अपील फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में दायर होगी। यानी जो आपके राय साहब शवाहिद है वो पेश नहीं किए जा सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये मामला जाएगा। नैब तरमीम मंजूर होने के बाद इमरान खान समेत सजा याफ्ता मुजरमान की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हतमी अपील अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वफाकी यानी अदालत सुनेगी, और अपील में शवाहिद का जायजा नहीं लिया जा सकेगा, बल्कि सिर्फ ये देखा जाएगा कि ट्रायल में किसी आईनी हक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। इन्होंने
इमरान खान के रास्ते में राय साहब एक और बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। ये किसने कायम की है हाशमी साहब? वफाकी आईनी अदालत ये कैसे कायम हुई है और किसने कायम की है? जिन ये उन्होंने किए ना जिन्होंने 2024 को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, इलेक्शन कमीशन का घेराव करना था, नहीं किया, मौका मिल गया, ये उन्होंने लोगों ने किया ना राय साहब। जो तहरीक इंसाफ में जितनी भी प्रॉक्सीज बैठी है इनकी वजह से हुई है। मैं तो इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ, मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराता जो आई इस तरीके से थे कि हमने हमले करके और जमहूरियत का बेड़ा गर्क करना है। मैं तो इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ, इनकी वजह से सब कुछ हुआ। और आज ये जो फेडरल कोड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनी है, ये भी इनकी वजह से हुई है। अगर ये वकला जो थोक के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भर्ती हुए इमरान खान के नाम के ऊपर, अगर ये खड़े हो जाते और तहरीक चलाते और ये इफ्स एंड बट्स और मसालत का शिकार ना होते, तो आज राय साहब हालात डिफरेंट ना होते। ये जो कमिश्नर रावलपिंडी था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेकर धरना दे देना चाहिए था उसी दिन, वो गायब हो गया। 1.5 साल के बाद पता चला कि जनाब उसके साथ क्या सलूक इन्होंने किया। फिर जिस तरह से मौके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक करके हाथ से गंवाए, ये अदालतों को मौका मिला, एक के बाद दूसरा महाज, दूसरे के बाद तीसरा महाज, सारे इन्होंने महाज राय साहब एक एक करके जो है वो हार गए। ये खुद जिम्मेदार है। देखिए हाशमी साहब, आपका जो पॉइंट है वैलिड है, लेकिन इसके अंदर दो मुख्तलिफ एंगल्स हैं। इसका जो पहला एंगल जो आपने कहा कि चूँकि ये इमरान खान साहब के नाम पर लीडर बन गए, इमरान खान साहब के नाम पर पार्लियामेंट्स के अंदर आ गए, या इमरान खान साहब के नाम पर पार्टी के अहदेदार बन गए और लाइमलाइट में आ गए, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो कि बहुत अहम है। वो ये है कि अब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन में लूट मार की गई, उसके बाद इलेक्शन के बाद पीटीआई को जिस तरह से, और पीटीआई के रहनुमाओं को और पीटीआई के कारकुनों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पीटीआई के रहनुमाओं को जिस तरह से जेलों में डाला गया, उनकी जायदादें तबाह की गई, तो अब ये एक नया नॉर्मल बनाया जा रहा है इस बात को कि ये आर्गूमेंट बिल्ड किया जाए कि पीटीआई जो मजलूम है और दूसरी जानिब यानी वो रिसीविंग एंड पे है, और दूसरी जानिब ये जाली फार्म 47 वाली हुकूमत जो कि ये जबर के हरबे अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो वो ये कहा जाए कि ये मजलूम ने क्यों नहीं किया, मजलूम ने ये नहीं किया, मजलूम ने वो नहीं किया, मजलूम उठे नहीं हैं, मजलूम मार भी खा चुके हैं, मजलूम अपने ख़ानदानों को उजाड़ चुके हैं, मजलूमों के अहले खाना को हिरासा किया जा चुका है, मजलूमों की जायदादें, मैं कंप्लीट कर जी, मजलूमों की जायदादें जो है वो और उनके कारोबार तबाह कर दिया, उनके अहले खाना, उनकी ख़वातीन को हिरासा कर दिया, दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए। तो उन्हीं के ऊपर बार बार जोर दिया जाए कि अब आप और क्यों नहीं उठते, बजाय इसके कि इस बात पे जोर दिया जाए कि ये जबर ख़त्म हो, ये जुल्म ख़त्म हो, ये जुल्म करने वाले और जबर करने वाले हाथ जो हैं ये रुकें। तो उसको यानी ये दो मुख्तलिफ एंगल हैं, दोनों के अंदर बड़ा वज़न है कि एक तरफ तो ठीक है कि अगर आप मज़ामत नहीं करना चाहते और इमरान खान साहब के नाम पर आगे आए हैं, सामने आए हैं, तो आप लोगों को किसी और को मौका दें। और दूसरा ये भी है कि इतनी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद पीटीआई के लोगों की तवक्कुआत हैं कि डू मोर के और से बहुत कुछ करें। हाँ, ये है कि जो ये आपके वफाकी आईनी अदालत बनी है, ये वफाकी आईनी अदालत बननी थी, यदि इस चोरी शुदा मैंडेट को नाम नहाद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये वफाकी आईनी अदालत बननी थी। और इस वक्त वफाकी आईनी अदालत का जो स्टेटस है ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुका है। खुद जो ये नाम नहाद आईनी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक ये नाम नहाद आईनी अदालत, जिसको वो गैर आईनी अदालत कहते हैं, इनके जजेस के रिमार्क्स हैं और वो ये तासुब देते हैं इन समातों के अंदर कि हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है। और ज़ाहिर है कि आईनी मुकदमात वहाँ पे सुने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो शायद इन सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद भी इख्तियारात थोड़े से कम कर दिए जाएं। तो ये शहरों वगैरह में अगर कोई गटर के ढकने शकने चोरी हो रहे हैं तो ये शायद उस तरह के केसेस वगैरह वहाँ पे चलें। तो जो आईनी मुकदमात हैं, नाम नहाद आईनी मुकदमात, तो वो तो सारे चले गए आईनी अदालत के अंदर। तो इसलिए
ये पूरा जो निज़ाम एक जुल्म और जबर का निज़ाम मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, जिसका बराह रास्त तहरीक इंसाफ निशाना है, इसके अंदर ये एक अब इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि नहीं ये सब कुछ पीटीआई का कसूर है। जहाँ तक पीटीआई के वकला है उनको ज़रूर तहरीक चलानी चाहिए। पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, चूँकि वो वज़ीर आला हैं और इमरान खान साहब ने उनको ज़बरदस्ती तो नहीं वज़ीर आला बनाया, उनको जब नामज़द किया गया उन्होंने ये जिम्मेदारी ली, इमरान खान साहब की रिहाई की जिम्मेदारी भी ली, कॉल की जिम्मेदारी भी ली। तो ये उनको एफर्ट्स करनी चाहिए और भरपूर एग्रेसिव एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जैसे इमरान खान साहब को बराह रास्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको धोखा देने वाले लोगों का अंजाम हुआ है, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि जिनकी सियासत दफन हो गई। तो ये तो बहुत जल्दी होता है, शेर अब्दुल मरबूत को आप देख लें। तो इसलिए ग्राउंड के ऊपर मुझे अभी तक यानी कहा गया था कि ईद के फ़ौरन बाद एक कॉल आएगी, लेकिन अभी तक आधा रमज़ान गुजर गया है, लेकिन मुझे ग्राउंड के ऊपर उस तरह की तैयारी नज़र नहीं आ रही कि ईद के फ़ौरन बाद कोई बहुत बड़ी कॉल आएगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वर्कर ने मार खाई ना राज साहब। हमें तो उन वर्कर्स के बेचारों के नाम भी नहीं पता। लीडर्स ने भी खाई है, कुछ तमाम लीडर्स ने नहीं खाई। आपका इशारा गालबन बैरिस्टर गौर जैसे लीडर्स की जानिब है जी, जिन्होंने नहीं खाई। नहीं, लेकिन 300 बंदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं 300 बंदे हैं राज साहब। एमपीएज हैं, पंजाब असम्बली के 90 एमपीएज हैं। इनमें से कितने लोग जो हैं आपको आपकी इनकी ये कितनी नहीं देखे, आलिया हमजा ने बहुत सफर किया है। एक नुक्ता मेरा ले लें। नहीं ठीक है, आलिया हमजा पर 90 नहीं है तो पंजाब से नहीं है ना। आलिया हमजा को हम हमेशा क्रेडिट देते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल कहते हैं आलिया हमजा ये 90 लोगों पर भारी है। हम तो हमेशा ये बात कहते हैं और सल्यूट है उस औरत के ऊपर कि अकेली औरत जो है वो लड़ती रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब ये जो 90 हैं, स्पेशल 90, इनमें से हम नहीं कहते चलें अब बाहर आके एहतजाज करें, मारे खाएं, मैं नहीं कहता चलें, हम इस आर्गूमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम ये कहते हैं यार ये जो त्यारा निकाला था मरीम नवाज का, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दो, अहाते में खड़े होकर कह दो बहुत बुरा हुआ। ऐसा भी नहीं होता। आप उस अहाते में खड़े होकर तो कह सकते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ और ये पंजाब की आवाम का पैसा था। ऐसा भी नहीं होता राय साहब। ये जो पंजाब असम्बली है इसके अंदर भी कोई एहतजाज नहीं करता। इन्होंने क्या जाकर इमरान खान की रिहाई की बात करनी है। और दूसरी बात ये राय साहब कि ये जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो भी आपको देख लें। अब हमने उमर अयूब साहब को कितनी दफ़ा देखा, वो अपने इलेक्शन के दिनों में तो निकल आए थे कि उन्होंने अपने घर से किसी को जितवाना था, उन्होंने कहा जी निकलो बाहर। लेकिन वो कहाँ है? अपोजिशन लीडर जो था माजी में आपका, वो किधर है? जब वो तहरीक चल रही थी और इसको उमर साहब को जो है वो गालबन कर दिया गया, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। तो राय साहब ये बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, लोग इनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये अवाम बोल रही है, ये मैं और आपकी हमारी आपस की बहस नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं 300 के करीब लोग हैं। इन्होंने जो काम करना था, अब देखें पंजाब के अंदर ये जो हमाद अजहर साहब हैं, आपने कितने इनकी वीडियोस देखी और हमने कितनी तनकीद की इन पे। आपको याद है लास्ट टाइम ये रावी के पुल के ऊपर वीडियोस बना के फेंक रहे थे, हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन वो भाई पहुंचा ही नहीं। ये आपकी बात गलत है कि वो नहीं पहुंचे, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। वो इतने पहुंचे हुए हैं कि आप उधर पहुंच ही नहीं सकते। हमाद अजहर जी हाँ वो आपकी पहुंच से बाहर है। सोच हमारी वहां पे पहुंच नहीं है जहां वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा दोस्तों, इस पे कमेंट कीजिएगा कि वो किधर पहुंचे हुए हैं। खैर, मुराद सईद साहब की सर वजाहतें, उन्होंने एक जुमला कहा है कि मैं अकेला हूं। इमरान खान से मुतल्लिक उन्होंने अपनी किताब जो है, मुझे तो खैर वो उसकी तहरीर जिससे उन्होंने उसमें जो लफ्ज़ का चुनाव होता है, जो सिस्टम एक सिमेट्री कहें, एक अल्फाज की जो बुनतर होती है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, मुझे तो खैर वो समझ नहीं है। मैंने एक पेज पढ़ा है उसका जो सोशल मीडिया पे था, लेकिन उनकी ये याददाश्तें मेमोयर है जो उन्होंने लिखा है, उसमें राय साहब उन्होंने एक जगह कहा था कि इमरान खान अकेला है, मुराद सईद मैं अकेला हूँ, ये उनके अल्फाज थे। आज उनकी इस हवाले से एक्सप्लेनेशन आ गई है। उस रात इमरान खान का कहा आखिरी जुमला नहीं था कि उन्होंने कहा कि ये मेरी कोर टीम है, अगर यही हक मैं नहीं है, मैं बाहर वालों का तो मुकाबला कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों से तो नहीं लड़ सकता। ये अल्फाज उनके ही हैं, ये जो मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, इसी तरतीब से मैं पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है।
अब इससे पहले मुराद सईद ने भी किताब में लिखा था कि अदम एतमाद के बाद इमरान खान की काबीना डर गई थी। साइफर को डीक्लासीफाई करने के हवाले से भी तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा रजामंद नहीं थे। देखिए, ये जो अकेले की लफ्ज़ की जो उन्होंने बात की रहा है साहब, मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। आपने, मैंने विटनेस किया है, 24 करोड़ आवाम ने खुद विटनेस किया है कि 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ। बेनामो निशान कर दिया जमात को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, 300 मुकदमात। इमरान खान के बस बल्ले का निशान नहीं है, भला उस काजी का जिसने सब कुछ किया, और आज उसको बचाने के लिए लोग जो है मैदान में भी आ गए हैं। सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन इमरान खान अकेला तो नहीं था। इमरान खान अकेला भी आज जेल में ज़रूर है, लेकिन वो अकेला भी इस पूरे निज़ाम पे भारी है राय साहब। ये सारे चोर डाकू जो एक दूसरे को कहा करते थे इकट्ठे हो गए, इमरान खान अकेला इन सब पे भारी है। इमरान खान अकेला राय साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ जहाँ आप बैठे हुए वहाँ से आपको इमरान खान अकेला नजर आ रहा है? जी, आपके सवाल का, इस सवाल का भी जवाब, और जो पिछला सवाल रह गया था उसका भी जवाब, जो आपने मरियम नवाज के डिक्टेटरशिप का जिक्र किया और फिर पीटीआई के एमपीएस की खामोशी। जी नहीं, वो डिक्टेटरशिप नहीं है भाई। वो कहते हैं कि जरूरत है, वक्त पे पहुंचना होता है, मैडम ने फैसले करने होते हैं, तरक्की बहुत तेजी से करनी है, शहबाज स्पीड को हमने छोड़ना है और पहली दफा पंजाब में हमले करने जा रहे हैं। आपने कहा कि पीटीआई के लोग जो हैं, एमपीएस या पीटीआई के पंजाब के अहदेदार, हम्माद अजहर को तो छोड़ दें, हम्माद अजहर तो कभी भी मज़ामती नहीं थे। उन्होंने तो जितना मायूस किया है कौम को, पीटीआई को, उनको तो मुकम्मल तौर पर आप छोड़ दें। लेकिन अदरवाइज ये जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक अगर शख्स है, उसकी कनपटी पे किसी ने बंदूक रख ली और वो कनपटी पे बंदूक रखने वाला शख्स जालिम है, तो अब पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ तो लड़ना चाहिए, जुल्म के खिलाफ उठना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि बजाय इसके कि जिसने कनपटी पे बंदूक रखी है पहले उसकी मजम्मत करें, उसको जालिम कहें, और जिस बेचारे की कनपटी पे बंदूक रखी गई है, जो मजलूम है, उसको कहा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं उठते, तुम क्यों नहीं मजामत करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। यानी आपको जितनी शिद्दत से पीटीआई के ऊपर तनकीद होती है, क्या आपको इस जाली फार्म 47 की हुकूमत जो ये जबर कर रही है, क्या आपने साफियों को इतनी शिद्दत से इस जबर पर तनकीद करते हुए देखा है? क्या इतनी शिद्दत से ये अल्फाज बोलते देखा है जितनी शिद्दत से पीटीआई की क़यादत पर, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई की जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं या सोहेल आफरीदी, उन पर तनकीद होती है? अच्छा, इसका एक तो पहलू ये है। दूसरा ये है कि जो पीटीआई का एक इंटरनल, क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बड़े बाशऊर हैं, और ये जो कहा जाता है सोशल मीडिया सेल तो उनका हर जमात का होता है, लेकिन इसमें आवाम, कौम यानी आम लोग भी शामिल हैं। तो इस वजह से लोग जो है अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जो इनका एक आप कह लें इंटरनल पॉलिसी का मामला है, इंटरनल पार्टी का मामला है। लेकिन जो लोग पार्टी से रिलेटेड नहीं हैं उनको तनकीद करते हुए ये भी देखना चाहिए कि क्या आप जालिम के ऊपर इतनी शिद्दत के साथ तनकीद कर रहे हैं। मैं बहुत से साफियों को देखता हूँ जो नून लीग के करीबी साफी हैं, वो पीटीआई की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे होते हैं। पहले वो ये तो तनकीद करके दिखाएं कि इस हुकूमत ने जो जबर का निज़ाम खड़ा किया हुआ है, जो इमरान खान साहब की सेहत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं करते। अच्छा, अब जो आपने मुराद सईद साहब के मुतल्लिक बात की, मुराद सईद साहब जो हैं ये खान साहब के बहुत करीबी साथी थे, और चूँकि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने बहुत सी ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं, मुराद सईद से बहुत सी मुलाकातें हैं, और ज़ाहिर है कि आप जब किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको जज करने का आपको मौका मिलता है, या उसको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। तो मुराद सईद एक ऐसे शख्सियत थे जो कि इमरान खान साहब से मुकम्मल तौर पर वफ़ादार भी थे सियासी तौर पर, और इमरान खान साहब भी उनको सियासी तौर पर आम एक तासुर था कि वो नौजवान हैं, जज्बाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनकी सियासी शऊर के कायल भी थे, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी बात मानते भी थे। अब मुराद सईद की किताब का ये जो लफ्ज़ है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अकेला हूँ, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ये नून लीग के करीबी साफ़ी जिनको लोग टाउट भी कहते हैं, उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको एक्सप्लेन किया है। ये जिस मीटिंग की बात हो रही है, जिस वक्त ये रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था और जिस रात ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो उस वक्त भी मैं इस्लामाबाद में जिस चैनल का ब्यूरो चीफ था, तो मैं खुद उस वक्त रेड जोन यानी पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल सामने
पूरी हमारी जो टीम थी उसकी डिप्लॉयमेंट थी, मैं खुद इस टीम को लीड कर रहा था। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है मुराद सईद साहब ने कि कैबिनेट के अंदर जब ये फैसला हो रहा था कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, तो असद उमर जैसे लोग या फवाद चौधरी जैसे लोग या इमरान इस्माइल जैसे लोग या पीटीआई के जो दीगर शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को आप जो है इस तरह मजामत मत करें या इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप जो है इस तरह से टक्कर मत लें, और दूसरी जानिब कुछ लोग थे जिनमें मुराद सईद भी थे, वो ये उनका मानना ये था कि आप बेशक पीछे भी हट जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करना चाहती है या जो कुछ करने पे आ गई है वो करके रहेगी, क्योंकि सबको पता था कि जब उन्होंने फैसला कर लिया रजीम चेंज ऑपरेशन का तो ये एक लंदन प्लान था और इसके ऊपर अमल होना था, कमिटमेंट्स हो चुकी थी शरीफ खानदान के साथ जनरल बाजवा की। तो उन्होंने ये कहा कि जब आरा ली गई तो ज़्यादा जो लोग थे यानी फवाद चौधरी जैसे लोग, असद उमर जैसे लोग, उनका ये ख्याल था कि नहीं हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से उनके खिलाफ मजामत पर नहीं जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब चूँकि एक जमहूरी पार्टी है, आपकी कैबिनेट मिसाल के तौर पर आप 8-10 आपके करीबी दोस्त बैठे हैं या मेरे करीबी दोस्त और किसी मामले के ऊपर जो है बात कीजिए और 6-7 लोग एक तरफ राय दे रहे हो, तो इस जमहूरी पार्टी के जमहूरी जो एक पार्टी के तौर पर एक मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने गालिबन ये मौक़िफ़ रखा होगा कि मैं इस मामले पर, इस इशू पर मेरी और तुम्हारी राय जो है ये अकेली है, यानी हम एक तरफ हैं पार्टी के अंदर और ये लोग दूसरी तरफ, मशवरे की ताद तक। दूसरा जो आपने कहा इमरान खान साहब अकेले हैं, जो पीटीआई के मुखालिफ लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इमरान खान साहब अकेले हैं जी, पूरे इंतखाबी निशान आपने छीन लिया, कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी गई, हर तरह का जुल्म ढा लिया, जस्टिस फाइज इसो को मिला लिया, सिकंदर सुल्तान राजा को मिला लिया, आईजीज को मिला लिया, एसपीज को मिला लिया, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे। इमरान खान साहब 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से इमरान खान साहब के नाम पर लोगों को वोट मिला, यानी इसका मतलब यह है कि 16 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं, 18 करोड़ से ज़ायद लोग, वो इन हालात में भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। इमरान खान साहब अगर अकेले होते और इमरान खान साहब के साथ आवाम ना खड़े होते तो इमरान खान साहब को तो 4 दिन में रिहा कर दिया जाता, कहा जाता कि ये हमारे लिए कौन सी कुछ सियासी तौर पर थ्रेट है। इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश ना की जाती, जो कि मुबैना तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब के अहले खाना कह रहे हैं कि जानबूझ के साजिश के तहत उनकी तबीयत और उनकी सेहत से खेला गया है और उनकी बीनाई जो है मुतासर की गई है। तो ये जो मुराद सईद साहब ने कहा, इसका एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है।